नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज अपनी इंपॉर्टेंस MCQs रहने वाली हो रहेगी दोस्तों, यहाँ पे सीरीज नंबर 41 ध्यान रखना है, सीरीज नंबर 41। और यहाँ पे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन यहाँ से प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज के प्रश्न उत्तर में अपन ने 45 MCQs सेलेक्ट किए हैं और साथ ही में ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि सुबह 9 बजे आपको ध्यान रखना है, सुबह 9 AM पर थ्योरी की क्लास रहेगी और जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों यानी ब्लड से संबंधित, ध्यान रखना ब्लड से संबंधित यानी रक्त से संबंधित टॉपिक रहेगा। तो क्लास सुबह 9 बजे आप थ्योरी की क्लास में जरूर उपस्थित हो और अपनी यहाँ पे क्लास जरूर ले। चले दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शेयर और लाइक एक बार जरूर कर दे आप, ताकि प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों का आप जो फ़ायदा उठा रहे हैं उसी के आधार पर आपका और भी दोस्त इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन क्लास को यहाँ पे शुरू करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अपन, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोफोबिया रोग है वो किससे उत्पन्न होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 1 बताना है दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है, जीवाणु, विषाणु, आनुवांशिक या प्रकवक। दोस्तों हाइड्रोफोबिया ध्यान रखना है, जल से यानी पानी से, जल से इसमें डर लगने लगता है, ध्यान रखना डर लगने लगता है पानी को देखते ही। और ये ज़्यादातर कुत्ता या फिर जो अपन लार टपकाने वाले जानवर होते हैं उनके काटने से होता है। तो प्रश्न नंबर 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों हाइड्रोफोबिया वो विषाणु से यानी वायरस से होता है। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विषाणु या वायरस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, प्रश्न भी अपने पास 45 ही है लेकिन फिर भी टाइम नहीं लेंगे, तो आप जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे और क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहे दोस्तों, यहाँ पे शेयर और लाइक जरूर करते रहे। साथ में दोस्तों सुबह 9 बजे आप थ्योरी की क्लास में जरूर उपस्थित हो। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है। जो खसरा है वो किसके संक्रमण के कारण होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों खसरा जिसे अपन मीजल्स के नाम से जानते हैं, इसे अपन मीजल्स भी कहते हैं, ध्यान रखना है मीजल्स। तो खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का, वो रहने वाला है वायरस या विषाणु के कारण खसरा होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से, यानी बैक्टीरिया मतलब विषाणु, ध्यान रखना है दोस्तों विषाणु से होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहते हैं अपन, जीवाणु से होता है। तपेदिक, पीलिया, चेचक या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 बताना है दोस्तों, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो तपेदिक है दोस्तों वो बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाला रोग रहेगा वो तपेदिक रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे BCG ध्यान रखना है, इसका टीका है वो किसके लिए लगाया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है। साथ ही में दोस्तों BCG की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, तो बेसिलस, इसे BCG की फुल फॉर्म रहेगी दोस्तों बेसिलस कोलमेट गुरिन, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे बेसिलस कोलमेट गुरिन होती है वो यहाँ पे BCG की फुल फॉर्म रहेगी। BCG का टीका किसके लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे तपेदिक, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे तपेदिक के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है। दोस्तों जो संक्रामक रोग है उनका प्रसार कैसे होता है, फैलते कैसे, वो अपने यहाँ पे बताना है। जल व भोजन द्वारा, हवा द्वारा, कीड़ों के द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो संक्रामक रोग है वो यहाँ पे जल, भोजन, दूषित हवा या कीड़ों जो कीटाणु होते हैं उनके सबके द्वारा फैलते हैं, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। दोस्तों जो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति होता है वो कौन से रंगों में भेद नहीं कर पाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन से रंगों में भेद नहीं कर पाता है यानी कौन से रंगों में वो डिफरेंस, अंतर नहीं कर पाता है, उसको दिखने में दिक्कत होती है। कौन से रंग होते हैं दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति में। तो प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो लाल और हरा, ध्यान रखना है दोस्तों जो लाल और हरा रंग होता है उसमें
कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति होता है वो डिफरेंस अंतर नहीं कर पाता है। साथ ही में दोस्तों ये कलर ब्लाइंडनेस है कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रहेगा दोस्तों। यहाँ पे विटामिन ए की कमी से ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे हीमोफीलिया रोग में व्यक्ति में क्या प्रभावित होता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति हीमोफीलिया से प्रभावित हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा या क्या प्रभावित होगी वो अपने को यहाँ पे बताना है हीमोफीलिया रोग से। और दोस्तों सुबह 9 बजे आपको बता दूं मैं, सुबह 9 AM पर थ्योरी की क्लास रहेगी और जो अपना टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कल सुबह वो ब्लड यानी रक्त से संबंधित रहेगा दोस्तों। तो सुबह 9 बजे आप थ्योरी की क्लास में जरूर उपस्थित हो। और जो टाइम बच रहा है दोस्तों आपके पास बहुत ही कम समय है, 30 अप्रैल की एग्जाम है, ध्यान रखना 30 अप्रैल की एग्जाम है, तो कम समय बच रहा है, उसमें आप आसानी से शानदार तैयारी कर सकते हैं चैनल से जुड़ के। और साथ ही में जितनी भी क्लासें ली गई है वो प्ले लिस्ट से आप जाके आसानी से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, ध्यान रखना है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों हीमोफीलिया रोग से प्रभावित व्यक्ति में जो होगा वो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी ब्लड की जो क्लॉटिंग है दोस्तों वो ब्लड की क्लॉटिंग यहाँ पे नहीं होती है, रक्त बहता रहता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, हैंसन रोग के नाम से किस रोग को जाना जाता है। जो हैंसन रोग है वो किस रोग को अपन जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। हैंसन रोग है वो किस रोग को जाना जाता है, यानी अन्य नाम कौन से रोग का है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हैंसन रोग इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8। और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कुष्ठ रोग को अपन हैंसन रोग के नाम से जानते हैं। जो कुष्ठ रोग होता है दोस्तों उसे अपन हैंसन रोग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सा रोग है वो विषाणु के कारण होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विषाणु यानी वायरस के कारण होता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है, टीबी, कुष्ठ रोग, चेचक या हैजा। प्रश्न नंबर 9 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो चेचक रोग है वो वायरस या विषाणु के कारण होने वाला रोग है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चेचक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, किस रोग को लोक जो भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा रोग है जिसे अपन लोक जो के नाम से जानते हैं, यानी LOC के लोक जो, वो अपने को यहाँ पे बताना है लोक जो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टिटनेस रोग है, इसे अपन लोक जो के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, टिटनेस रोग में जो लोक यानी एक जगह जाम होना और जो यानी जबड़ा होता है दोस्तों। जो जबड़ा इसमें जाम हो जाता है, मुंह का जबड़ा है वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, वो जाम हो जाता है, लोक जो हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, जीरोपथैलेमिया रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों जीरोपथैलेमिया रोग है वो किसकी कमी से होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जीरोपथैलेमिया रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों यहाँ पे जीरोपथैलेमिया क्या है, आंखों से संबंधित रोग, ध्यान रखना आंखों से संबंधित रोग है। और इसमें क्या है, दिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो कौन सा विटामिन की कमी से या किसकी कमी से होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 11। और दोस्तों आप समझ ही गए होंगे प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है, यानी आंखों से संबंधित जो बीमारी होती है ज़्यादातर वो विटामिन ए की कमी से होती है। और इसमें जीरोपथैलेमिया रोग है वो यहाँ पे विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, रेटिनोल इसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा यहाँ पे कौन सा रोग वसा के पाचन में अनियमितता के कारण होता है, यानी कौन सा रोग है जो वसा है शरीर में अगर वो पचती नहीं है तो उसकी अनियमितता के कारण उत्पन्न हो जाता है। वसा की अनियमितता के कारण, वसा के पाचन की अनियमितता के कारण हो जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एनीमिया, कीटोसिस, स्कर्वी या हेपेटाइटिस। प्रश्न नंबर 12 बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वसा की पाचन में दिक्कत आती है, अनियमितता के कारण जो रोग होता है वो रहने वाला है कीटोसिस। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कीटोसिस रोग है वो वसा की अनियमित पाचन के कारण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, और क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे किस रोग को धनुष्टंकार रोग के नाम से जाना जाता है। कौन सा रोग है जिसे अपन धनुष्टंकार रोग के नाम से जानते हैं, यानी इसमें शरीर की स्थिति कैसी बन जाएगी, जो धनुष होता है दोस्तों इस धनुष की तरह बैंड हो जाता है शरीर, ध्यान रखना है, तो इसे अपन धनुष्टंकार रोग के नाम से जानते हैं।
प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है टिटनेस रोग है वो ही ध्यान रखना है धनुष्टंकार। और साथ ही में दोस्तों इसका लोक जो भी अपन ने देखा था लोक जो वो भी यहाँ पे ध्यान रखना है। लोक जो जबड़े वाली स्थिति टिटनेस रोग के कारण शरीर में ऐंठन पैदा हो जाती है, धनुष्टंकार रोग पैदा हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 हैजा रोग के जीवाणु का क्या नाम है। दोस्तों जो हैजा रोग है इसके जीवाणु या बैक्टीरिया का क्या नाम है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बैक्टीरिया का क्या नाम है, हैजा रोग के जीवाणु या बैक्टीरिया का नाम क्या है। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार और प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जाके जो बैक्टीरिया है इसे अपन वीवरियो कोलेरी के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वीवरियो कोलेरी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ड्वार्फिज्म नामक रोग किसके कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे जो ड्वार्फिज्म रोग है वो किसके कारण होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विटामिन सी की कमी से, बी की कमी से, या वर्दी हार्मोन, या रेबडो वायरस। ड्वार्फिज्म का दोस्तों मतलब होता है यहाँ पे बोनापन, यानी बोनापन हो जाता है, लंबाई इसमें बिल्कुल नहीं बढ़ती है, हाइट उसकी बहुत कम रह जाती है, बोनापन उसमें आ जाता है। तो ड्वार्फिज्म किसकी कमी से होता है। प्रश्न नंबर 15 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है वर्दी हार्मोन की कमी से। जो वर्दी ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी कमी से। वर्दी हार्मोन कौन निकालता है दोस्तों, विटामिन जो अपनी पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों यहाँ पे पीयूष या मास्टर ग्रंथि कहते हैं वो वर्दी हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। टाइफाइड रोग से क्या प्रभावित होता है। दोस्तों जो टाइफाइड हो जाती है शरीर के अंदर तो उससे अपने क्या प्रभावित होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्या प्रभावित होता है, त्वचा, आंत, मांसपेशी या फिर फेफड़े। टाइफाइड के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है टाइफाइड वाला। तो टाइफाइड में जो प्रभावित होता है शरीर के, ध्यान रखना है वो आंत, यानी आंत प्रभावित होती है। ध्यान रखना है छोटी आंत बड़ी आंत होती है ये प्रभावित हो जाती है टाइफाइड के अंतर्गत। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिलिकोसिस रोग से क्या प्रभावित होता है। दोस्तों यहाँ पे जो सिलिकोसिस रोग है इससे क्या प्रभावित होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों सुबह 9 AM पर ध्यान रखना है थ्योरी की क्लास रहेगी और उसमें जो अपना टॉपिक रहेगा ब्लड, ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आप सुबह 9 बजे थ्योरी की क्लास में जरूर जुड़े और अपनी तैयारी को शानदार बनाते रहे दोस्तों। जल्दी आपको 500 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की यहाँ पे PDF भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ध्यान रखना 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और आप प्ले लिस्ट में ध्यान रखना, प्ले लिस्ट में जाकर आप कंप्लीट क्लासों को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सीरियल वाइज क्लासेस बनाकर डाल दी गई है तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सिलिकोसिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग रहेगा दोस्तों यहाँ पे फेफड़े या लंग्स प्रभावित होते हैं। ध्यान रखना इसमें क्या होता है, जो खदानों में जो खदान होती है दोस्तों, जैसे कोयले की खदान हो गई या और कोई खदान हो गई, उनमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये रोग पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कौन सा रोग होता है। दोस्तों यहाँ पे एक जीवाणु का नाम दिया गया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसके कारण कौन सा रोग होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्षय रोग, कुष्ठ रोग, खसरा या उपरोक्त सभी। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कौन सा रोग होता है। प्रश्न नंबर 18 बताना है दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुष्ठ रोग है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 रहेगा कौन सी बीमारी को हाइपोकाइनेटिक के रूप में जाना जाता है। कौन सी बीमारी है जिसे अपन हाइपोकाइनेटिक के रूप में जानते हैं। मलेरिया, एड्स, रेबीज, रूमेटिक आर्थराइटिस। प्रश्न नंबर 19 बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है रूमेटिक आर्थराइटिस है, तो उसे अपन यहाँ पे जानते हैं दोस्तों हाइपोकाइनेटिक के नाम से, रूमेटिक आर्थराइटिस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों। वेरिसेला जोस्टर वायरस से कौन सा रोग होता है। दोस्तों यहाँ पे एक वायरस दिया गया है, विषाणु है वेरिसेला जोस्टर, उससे कौन सा रोग होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वेरिसेला जोस्टर, कुष्ठ रोग, छोटी माता, खसरा या तपेदिक। वेरिसेला जोस्टर से कौन सा रोग होता है। प्रश्न नंबर 20 बताना है दोस्तों। और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है छोटी माता है दोस्तों, वो वेरिसेला जोस्टर से यहाँ पे होने वाला रोग रहेगा दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों छोटी माता। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, आप शेयर में कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है, यानी पानी से होने वाला रोग नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। पानी से नहीं होता है। सुबह 9 बजे दोस्तों, बार बार आपको बता रहा हूँ
इसका कारण है कि आपके पास बहुत कम समय है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो सुबह 9 बजे आप थ्योरी की क्लास, जो टॉपिक रहेगा ब्लड से संबंधित यानी रक्त से संबंधित, उसमें आप जरूर जुड़े, वहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। और क्लास को दोस्तों आप शेयर और लाइक जरूर करते रहे यहाँ पे, ताकि मेरे को भी यहाँ पे मोटिवेशन आपके द्वारा मिलता रहे। शेयर और लाइक में आप कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 21, जल जनित रोग कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 21 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है एड्स है, वो जल जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे, एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? दोस्तों जो एक टेस्ट है एलिसा यानी परीक्षण है, एलिसा टेस्ट वो किस रोग के लिए किया जाता है, किस रोग की जांच के लिए किया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। रेबीज, तपेदिक, एड्स या ओपरोक से भी एलिसा टेस्ट है दोस्तों। एलिसा टेस्ट वो किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है एड्स के लिए। ध्यान रखना है, एड्स के परीक्षण या जांच के लिए एलिसा टेस्ट का जांच की जाती है, और ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पे जो डिप्थीरिया रोग है वो किससे संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? मस्तिष्क, कंठ से, यकृत से या फेफड़े से? प्रश्न नंबर 23 का आंसर बताना सही। और ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे डिप्थीरिया रोग का जो संबंध है वो कंठ से रहेगा, यानी श्वसन नली से संबंधित रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, श्वसन से संबंधित होता है डिप्थीरिया रोग। ये अपनी गर्दन होती है, ये नीचे वाला, ये अपनी खोपड़ी और ये गर्दन का जो पोर्शन होता है, जिसमें यहाँ पे थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि होती है, उसके आसपास यहाँ पे सूजन आ जाती है, जिसे अपन डिप्थीरिया रोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, सार्स क्या है? दोस्तों यहाँ पे सार्स क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों सार्स क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे सार्स की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है, सार्स की बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो भी ध्यान रखना है। तो इसे अपन एस फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ध्यान रखना है यहाँ पे सार्स की फुल फॉर्म भी अपने को यहाँ पे याद रखना है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यानी बहुत से रोगों का जो समूह होता है उसे अपन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। तो सार्स क्या है वो अपने यहाँ पे बताना, प्रश्न नंबर 24। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला वायरस जनित रोग है, यानी वायरस या विषाणु जनित रोग रहेगा सार्स। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, पायरिया रोग किसको प्रभावित करता है? दोस्तों यहाँ पे जो पायरिया रोग है वो किसको प्रभावित करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। पायरिया रोग, दोस्तों पायरिया रोग है, इसके कारण ध्यान रखना है, दांतों में ज़्यादातर खून आने लगते हैं, जो मसूड़े हैं मसूड़ों में खून आने लगते हैं। तो पायरिया रोग किसको प्रभावित करता है? प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मसूड़े, इनमें खून आने लगते हैं और ये सूजन, इनमें सूजन भी आ जाती है। साथ ही में दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के पायरिया रोग हो जाता है तो उसे ज़्यादातर खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। खट्टे फलों का सेवन करने से उसे पायरिया रोग में राहत मिलती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 रहेगा यहाँ पे, रिये सिंड्रोम का संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पे रिये सिंड्रोम है, इसका संबंध किससे है वो अपने यहाँ पे बताना है। रिये सिंड्रोम का संबंध किससे है? कुष्ठ रोग, चेचक, तपेदिक या हाथी पांव? रिये सिंड्रोम। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर रहेगा, रिये सिंड्रोम का जो संबंध है दोस्तों वो रहने वाला है चेचक। ध्यान रखना सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चेचक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, घेंगा रोग का संबंध किससे होता है? दोस्तों यहाँ पे घेंगा रोग है, इसका संबंध किससे होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों घेंगा जिसे अपन गलगंड के नाम से भी जानते हैं, गलगंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे घेंगा रोग है वो किस घेंगा रोग का संबंध किससे है वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों मैं थोड़ी देर से यहाँ पे पानी पी लेता हूँ, एक बार आप ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो घेंगा रोग है वो इसका संबंध किससे होता है? तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे थायरोक्सिन की कमी के कारण, यानी थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों गले के अंदर, ये अपना गले वाला पोर्शन है, मान लो यहाँ पे जो गले में थायराइड ग्रंथि होती है उसमें ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे गले के अंदर जो सूजन आ जाती है, बोलने में दिक्कत रहती है,
तो वो घेंगा रोग, और ये किसकी कमी से होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं जो आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसे अपन गलगंड के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना है घेंगा रोग का संबंध किससे है दोस्तों, वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस रोग किस में होता है। दोस्तों यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस रोग किस में होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है, ओस्टियोपोरोसिस। और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक आप करते रहे दोस्तों, यहाँ पे शेयर में कमी ना रहे, शेयर में। और दोस्तों सुबह 9 बजे आपको मैं बता रहा हूँ थ्योरी की क्लास रहेगी, जो पार्ट रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्लड से संबंधित। तो आप जरूर कल सुबह 9 बजे क्लास में जुड़े। ओस्टियोपोरोसिस रोग किस में होता है, तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हड्डी से संबंधित रोग होता है, यानी हड्डियों में कमजोर होने लगती है ओस्टियोपोरोसिस रोग में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, ओस्टियोमलेशिया नामक बीमारी किस में होती है। दोस्तों यहाँ पे ओस्टियोमलेशिया ये बीमारी है वो किस में होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। ओस्टियोमलेशिया नामक जो बीमारी है वो किस में होती है, बच्चों में, नवजात में, प्रौढ़ में या उपरोक्त में। अब दोस्तों यहाँ पे ओस्टियो शब्द का मतलब है, ओस्टियो शब्द है दोस्तों, इसका मतलब होता है हड्डी, इसका मतलब हड्डी की बीमारी है ओस्टियोमलेशिया, लेकिन होती किस में है, बच्चों में, नवजात में या प्रौढ़ में, उपरोक्त में। प्रश्न नंबर 29 का बताना है। जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है ओस्टियोमलेशिया या प्रौढ़, या जो एडल्ट पुरुष होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो एडल्ट पुरुष होते हैं उनमें यहाँ पे होती वाली बीमारी रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। दोस्तों यहाँ पे इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से नहीं होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बाकी रोग प्रोटोजोआ से होते हैं, लेकिन एक रोग है वो प्रोटोजोआ से रोग नहीं है। एड्स, मलेरिया, पायरिया, अम्बीबी, पेचिस या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 30 बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों, एड्स रोग है वो प्रोटोजोआ से जनित नहीं है, ये वायरस से जनित रोग होता है। ध्यान रखना वायरस से होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, डेंगू रोग को फैलाने वाली मच्छर की प्रजाति कौन सी है। दोस्तों अगर डेंगू हो जाता है तो उसको फैलाने वाली जो मच्छर की प्रजाति पूछी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन से डेंगू रोग के बारे में पूछा गया है दोस्तों। साथ ही में एक मलेरिया होता है और एक होता है डेंगू, दोनों में मच्छर होते हैं वो अलग अलग होता है। तो डेंगू में कौन सा मच्छर काम में आता है उसको फैलाने के लिए, तो प्रश्न नंबर 31 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एडिस इजिप्टाई। ध्यान रखना है एडिस इजिप्टाई जो मच्छर है वो डेंगू को फैलाता है। ध्यान रखना है काटने से कौन सा रोग हो जाता है, डेंगू हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, सिफिलिस का कारण क्या है। दोस्तों यहाँ पे सिफिलिस है, इसका क्या कारण है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सिफिलिस का क्या कारण है ये दोस्तों, यहाँ पे सिफिलिस क्या है तो ये रोग है, और इसका क्या कारण है जिसके कारण ये होता है। दोस्तों सिफिलिस के कारण पेट में जो छोटे छोटे कीड़े पड़ने लगते हैं, जो अपन कीड़े बोलते हैं, जो पेट में छोटे छोटे ऐसे जानवर से जैसे कीड़े से हो जाते हैं, अपन बचपन में भी अपन ने देखा है, तो कीड़े हो जाते हैं, तो जिसे अपन सिफिलिस के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है ट्रेपोनेमा जो पेलिडियम है, इसके कारण सिफिलिस रोग होता है। प्रश्न नंबर 32 ट्रेपोनेमा पेलिडियम। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 रहेगा दोस्तों, योग का अर्थ समाधि है ये किसने कहा है। दोस्तों पिछली 1-2 अपन ने जो MCQ क्लास ली है उसमें भी ये प्रश्न डाला था, योग का अर्थ समाधि है ये किसने कहा है। महर्षि पतंजलि, वेदव्यास, स्वामी रामचरण या स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 33 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो वेदव्यास है उसने बताया है कि योग का जो अर्थ होता है वो समाधि है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, पतंजलि योग सूत्र के किस पाद में अष्टांग योग व क्रिया योग का वर्णन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र है, इसके किस पाद का मतलब यहाँ पे अध्याय है दोस्तों, उसमें एक अष्टांग योग यानी जो अष्टांग यम नियम आसन प्राणायाम है वो अष्टांग योग, और जो क्रिया योग है इन दोनों का वर्णन मिलता है। कौन सा रहेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र के 4 अध्याय जो साधन, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। ध्यान रखना है समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य 4 अध्याय उन जिनमें 196 योग सूत्र है, लेकिन अष्टांग योग और जो क्रिया योग है वो कौन से अध्याय में है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 34 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है साधन पाद है या साधन अध्याय है, उसके अंदर अष्टांग योग, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, अष्टांग योग और क्रिया योग का वर्णन।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, हठ योग प्रदीपिका को किसने संकलित किया? दोस्तों यहाँ पे हठ योग प्रदीपिका है, इसको संकलित या इसको बनाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया है? हठ योग प्रदीपिका। प्रश्न नंबर 35 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है स्वात्माराम। ध्यान रखना है, स्वात्माराम है, उसके द्वारा यहाँ पे हठ योग प्रदीपिका को संकलित किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है? दोस्तों यहाँ पे शुद्धि क्रिया नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे शुद्धि क्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं? तो षटक्रम के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन षटक्रम भी कहते हैं। तो कौन सी नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। नेति, कुंभक, धोती, कपालभाति। इजी रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो कुंभक है वो यहाँ पे शुद्धि क्रिया नहीं है, बल्कि इस कुंभक है वो प्राणायाम, ध्यान रखना है, प्राणायाम का भाग है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, प्राणायाम श्वास को रोकना क्या कहलाता है? दोस्तों जो प्राणायाम है उसमें श्वास को रोकना क्या कहलाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे प्राणायाम में 3 शब्द आते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक ये तीनों मिलते हैं। तो पूरक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पूरक श्वास लेना, कुंभक रोकना और रेचक छोड़ना। ध्यान रखना है, पूरक का मतलब पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब होता है श्वास लेना, कुंभक का मतलब रोकना और रेचक का मतलब छोड़ना। तो श्वास को रोकना बताया गया है, ये क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 रोकने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कुंभक होता है, श्वास को अंदर रोक के रखना। और कुंभक भी 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक कुंभक, दूसरा होता है दोस्तों वो बाह्य कुंभक होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, आसनों का राजा किस आसन को कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे शासक नहीं है, आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है? ध्यान रखना है, आसनों का राजा है वो किस आसन को कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। सर्वांगासन, सिद्धासन, पद्मासन, चक्रासन। प्रश्न नंबर 38 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो सर्वांगासन है वो सभी आसनों का राजा कहलाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे याद रखना है सर्वांगासन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अवस्थाएं होती है? दोस्तों यहाँ पे सूर्य नमस्कार है वो उसमें कुल कितनी अवस्थाएं होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कल सुबह दोस्तों 9 बजे आप थ्योरी की क्लास में जरूर जुड़े, और जो टॉपिक अपना ब्लड का रहेगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो आप सुबह 9 बजे जुड़े। और जल्दी आपको 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्रश्न नंबर 39 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जो सूर्य नमस्कार है उसकी जो अवस्था होती है वो 12 अवस्था या 12 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, हलासन का पूरक आसन कौन सा है? दोस्तों हलासन है, इसका पूरक यानी विपरीत है वो आसन कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। मकरासन, चक्रासन, शीर्षासन, वर्धासन। दोस्तों अपन हलासन कैसे करते हैं? तो हलासन में अपन, ये कोई व्यक्ति है मान लो लेटा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है लेटा हुआ है, इसकी गर्दन है, ये इसके पैर है, तो पैरों को ये पीछे की तरफ लेकर आ जाता है और यहाँ पे ज़मीन पे लगाता है और हाथ इसके दोनों आगे की तरफ होते हैं, तो ये हलासन की पोजीशन हो गई। तो इसमें शरीर ऊपर की तरफ से मुड़ता है। अब इसका विपरीत आसन कौन सा हो गया? तो अब इसका विपरीत आसन ऐसा हो जाएगा कि ये इसका शरीर हो गया और ये इसकी गर्दन ऐसे बैंड हो गई और ये इसके पैर और ये इसके हाथ, यानी उल्टा इसका कौन सा हो गया विपरीत, वो चक्रासन होगा। ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चक्रासन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन कौन सा है? नौकासन, भुजंगासन, धनुरासन या फिर चक्रासन? कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला कुंडलिनी जागृत जो आसन करता है वो भुजंगासन रहेगा। दोस्तों यहाँ पे भुजंग यानी जो सर्प की आकृति, जो कोबरा सर्प होता है दोस्तों, कोबरा उसके भुजंग की तरह होता है, वो यहाँ पे ध्यान रखना, कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखें दोस्तों, यहाँ पे आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों जो आसन है वो आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, आसन है वो किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं
सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हठ योग के अंतर्गत। ध्यान रखना आसन होते हैं जितने भी वो हठ योग के अंतर्गत आते हैं, और हठ योग प्रदीपिका है वो संकलित करने का काम स्वात्मा राम ने किया था। दोस्तों यहाँ पे स्वात्मा राम ने किया था, वही अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखें दोस्तों यहाँ पे, एशियन खेल कितने दिनों तक चलते थे। दोस्तों जो एशियन खेल है वो कितने दिनों तक चलते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों एशियन खेल है वो कितने दिनों तक चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 बताना है। साथ ही में दोस्तों जो एशियन खेल और जो कॉमनवेल्थ गेम है, सॉरी जो ओलंपिक खेल है दोस्तों, ओलंपिक खेल कितने दिनों तक चलते हैं, तो 16 दिनों तक चलते हैं। लेकिन यहाँ पे एशियन गेम्स पूछे गए हैं, एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में हुई थी। तो प्रश्न नंबर 43 सही आंसर रहेगा दोस्तों पे 7 दिन तक एशियन खेल चलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, सेकेंड लास्ट प्रश्न रहेगा प्रश्न उत्तरी का। निम्न में से कौन सा एक घाव का नाम है। दोस्तों यहाँ पे घाव यानी वुंड का नाम कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों घाव को अपन वुंड के नाम से जानते हैं, तो कौन सा एक घाव का नाम है, पंक्चर्ड, इंसिसर्ड, लेसरेट या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 44 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी है, वो अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों घाव 4 प्रकार के होते हैं जिसे अपन शॉर्ट में पीला के नाम से जानते हैं, यानी पंक्चर्ड, इंसिसर्ड, लेसेशन और एब्रेजन, ये होता है वो घाव के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर लास्ट रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 45, हठ योग के अव्यय या लिम्स है, हठ योग के अव्यय या लिम्स है वो कौन से है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार या उपरोक्त सभी। हठ योग के बारे में पूछा गया है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों हठ योग के जो अव्यय है वो अव्यय भाग या उपरोक्त सभी है, यानी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सभी होते हैं। तो चलिए दोस्तों 45 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर कर पाए वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास कैसी लगी उसको अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक जरूर करें। और दोस्तों कल सुबह 9 AM पर मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब है दोस्तों आपके पास बहुत कम समय है तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो कल सुबह 9 बजे आप थ्योरी की क्लास जो ब्लड टॉपिक रहेगा उसमें आप जरूर जुड़े, और प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी क्लासों को आसानी से देख सकते हैं, वो सीरियल वाइज आपके पास डाल दी गई है। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।